दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल 14 मई 2023 को तुर्की में प्रेसिडेंट इलेक्शन और प्रेसिडेंट इलेक्शन के साथ साथ आप देखेंगे वहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी कल हुआ है। दोस्तों, इस चुनाव पर अमेरिका, रशिया, यूरोप के साथ साथ भारत भी अपनी बहुत तीखी नज़र बनाए हुए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस चुनाव में ऐसा क्या है जिसके कारण विश्व के इतने बड़े बड़े देश इस पर बहुत नज़दीक से नज़र रखे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग तुर्की के इलेक्शन मेथड के साथ साथ वर्तमान में तुर्की का चुनाव इन देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आपको इस वीडियो के अंदर आईआर की बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एर्दोगन है, ये एर्दोगन है और पिछले 20 साल से तुर्की के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। 2003 से 2014 तक तुर्की के प्राइम मिनिस्टर थे और 2014 से अभी तक ये तुर्की के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये चुनाव इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इनके साथ साथ अमेरिका, यूरोप और रूस के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस चुनाव में कुल 4 उम्मीदवार थे और इनमें से एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसकी वजह से चुनाव 3 लोगों के बीच में है। और वास्तव में इस चुनाव के बीच में जो मुख्य फाइट है वो केमल किलिचदारोग्लू और केमल किलिचदारोग्लू के साथ साथ एर्दोगन के बीच में मानी जा रही है। दोस्तों, प्रेसिडेंट इलेक्शन में तुर्की के अंदर जो तुर्की का संविधान है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि 50% से ज़्यादा जिस कैंडिडेट को वोट मिलते हैं उस कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और यदि किसी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिल पाते हैं किसी भी कैंडिडेट को, तो ऐसी स्थिति में दूसरे चरण का मतदान यहाँ कराया जाता है। और दूसरे चरण के मतदान में जो सीट्स यानी पहले चरण में जिन कैंडिडेट को या जिन उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिले थे उनमें से 2 उम्मीदवारों का दोबारा से चुनाव होता है और उनमें से किसी एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट के पद पर इलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, यहां पर जो मुख्य फाइट है वो एर्दोगन और केमल किलिचदारोग्लू के बीच मानी जा रही है। ये जो केमल किलिचदारोग्लू हैं, जिनको आप यहां देख सकते हैं, इनको गांधी की संज्ञा दी जाती है और इनकी कार्य प्रणाली बहुत कई हद तक गांधी के साथ मिलती है। जबकि अगर हम लोग एर्दोगन की बात करें तो एर्दोगन पिछले 20 साल से तुर्की की सत्ता को संभाले हुए हैं और ट्रेडिशनल तरीके से यहां पर इन्होंने तुर्की के शासन को किया है। दोस्तों, एर्दोगन ने 2018 में यहां का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, यानी यहां प्राइम मिनिस्टर होता था 2018 से पहले, प्राइम मिनिस्टर के पद को खत्म करके यहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लागू किया है। और इसके लिए 2018 में इन्होंने बाकायदा एक जनमत संग्रह भी कराया और उस जनमत संग्रह के बाद यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम को यहां लागू किया। दोस्तों, वर्तमान में ये जो चुनाव है ये यूरोप, अमेरिका और रूस के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि इस चुनाव में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े देश इस चुनाव पर इतनी नजदीकी से नजर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये तुर्की का मैप है और यहां पर ये जो मैं मार्कर से मार्क कर रहा हूं, ये तुर्की कंट्री है। आप लोग देखेंगे इसकी बहुत बड़ी सीमा, दोस्तों ये काला सागर है, ये काला सागर है और इस काला सागर की बहुत बड़ी सीमा तुर्की के साथ लगती है। काला सागर के साथ साथ आप लोग देखेंगे बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और रूस भी अपनी सीमा बनाते हैं।
अगर मैं बात करता हूं कि तुर्की का चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों यहां थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा डिटेल में जाकर के कि ये ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है चुनाव। ये जो काला सागर है, जैसे मैं मार्कर से बना रहा हूं, आप लोग यहां मैप में देखिएगा, ये काला सागर है। और दोस्तों इस काला सागर से रूस का अधिकांश व्यापार संपन्न होता है, क्योंकि तुर्की इस काला सागर के साथ बहुत लंबी सीमा रेखा बनाता है। तुर्की इस काला सागर के साथ बहुत लंबी सीमा रेखा बनाता है। और यहां पर आप ये जो देख रहे हैं, ये अजोब सागर है। काला सागर और अजोब सागर को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट पर भी तुर्की का अधिकार है। तो आप देख सकते हैं, रसिया के लिए अगर काला सागर से व्यापार करना है तो तुर्की बहुत महत्वपूर्ण कंट्री हो जाता है। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे कि ये जो तुर्की है, इस तुर्की में गैस और तेल के भंडार कम पाए जाते हैं। गैस और तेल के जो भंडार है वो कम पाए जाते हैं। रसिया इस तुर्की को गैस और तेल के साथ साथ परमाणु ऊर्जा, या मैं कहूं एटॉमिक रिएक्टर की टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध करा रहा है। तो जो रूस है वो इस तुर्की को गैस के साथ साथ, पावर के साथ साथ एटॉमिक रिएक्टर की टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर रहा है, जबकि तुर्की काला सागर के साथ बहुत लंबी सीमा रेखा बनाता है, इसलिए रसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही कारण है कि रसिया और तुर्की के बीच में, दोनों के बीच में बहुत मजबूत संबंध बने हुए हैं। दोस्तों ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। आप समझेंगे कि यूरोप और अमेरिका के लिए यह चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि ये जो तुर्की है, ये नाटो का सदस्य है। तुर्की जो है वो नाटो जो संगठन है उसका सदस्य है। और लगातार जो अमेरिका है वो इस नाटो का पूर्व की तरफ विस्तार करना चाहता है, जिसमें तुर्की एक बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है इस पूर्व की तरफ विस्तार करने का। आपको पता होना चाहिए कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध था उसका एक बहुत बड़ा कारण यह नाटो की सदस्यता ही था। यूक्रेन नाटो की सदस्यता चाहता था, और नाटो की सदस्यता मिलने का मतलब यह है कि यूक्रेन की सीमा पर नाटो का जमावड़ा इकट्ठा होना, जो रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन और रसिया के बॉर्डर पर नाटो या उसके कोई देशों का जमावड़ा इकट्ठा हो। और इसी वजह से रसिया ने यूक्रेन का नाटो का सदस्य बनने का विरोध किया, और परिणाम स्वरूप रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ। दोस्तों इस नाटो सदस्य संगठन में टोटल 30 सदस्य हैं। इस नाटो संगठन में टोटल 30 सदस्य हैं। और अगर कोई देश इस नाटो का सदस्य बनना चाहता है तो उसे इन 30 देशों की सहमति लेना आवश्यक है। इन 30 देशों की सहमति लेना आवश्यक है, क्योंकि यूक्रेन का तुर्की के साथ भी अच्छा संबंध था। इस वजह से तुर्की यूक्रेन की सदस्यता का विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन आप लोग देखोगे अभी हाल में ये जो स्वीडन है, जिसे मैं यहां मैप से बना रहा हूं, ये जो स्वीडन है, ये स्वीडन और स्वीडन के साथ साथ ये जो फिनलैंड है, ये दोनों कंट्री भी नाटो की सदस्यता चाहते हैं। और नाटो का सदस्य बनने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि नाटो का जो सदस्य बनना है तो इन 30 सदस्य देशों का कंसेंट मिलना जरूरी है, क्योंकि तुर्की के जो प्रेसिडेंट अभी तक रहे हैं एर्दोगन, उनका रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत अच्छा और दोस्ताना रिलेशन है। इस रिलेशन के आर्थिक कारण भी हैं और कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। अभी हाल में रूस ने S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो तुर्की को उपलब्ध कराया है। तो आप देखेंगे रूस लगातार तुर्की की मदद करता रहा है। वहीं इस काला सागर की वजह से, जिसका मुख्य व्यापार रूस का इस काला सागर के रास्ते है, जिस पर तुर्की बहुत लंबी सीमा रेखा बनाता है, इस कारण
तुर्की रसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंट्री हो जाता है और यही आधार इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक भी लेकर आता है। अब जब स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो का सदस्य बनने की अपनी एप्लीकेशन दी है, तो आप लोग देखेंगे लगातार तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम एर्दोगन है, एर्दोगन लगातार इनके इस सदस्यता का विरोध करता है। एर्दोगन के साथ साथ आप लोग देखेंगे हंगरी कंट्री भी एक ऐसा है जो लगातार स्वीडन और फिनलैंड, ये स्वीडन कंट्री है और ये फिनलैंड है, इन दोनों कंट्री की नाटो की सदस्यता का विरोध तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोगन कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करता हूं, ये जो केमल किलिच दोरांगलू है, केमल किलिच दोरांगलू हैं, ये केमल किलिच दोरांगलू वेस्टर्न कंट्री के सपोर्टर हैं। वेस्टर्न कंट्री के सपोर्टर होने के साथ साथ डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। अगर एर्दोगन इस चुनाव को हारते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो एर्दोगन है, ये जो चुनाव है तुर्की का, वो एर्दोगन और किलिच दोरांगलू के बीच में ही हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति में अगर एर्दोगन हारते हैं तो किलिच दोरांगलू तुर्की के प्रेसिडेंट बनेंगे और उसका परिणाम यह होगा कि जो नाटो का पूर्व की तरफ विस्तार है वो होने लगेगा। तो अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए और उसके साथ साथ रसिया के लिए आप समझ सकते हैं कि ये जो तुर्की का इलेक्शन है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों एक चीज और है कि इस तुर्की की वजह से अभी जो रसिया और यूक्रेन वार हुआ है, इस रसिया और यूक्रेन वार में यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने इस रसिया के ऊपर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इस तुर्की के कारण वो आर्थिक प्रतिबंध बहुत अधिक सफल नहीं हो पाए हैं और रसिया अपना आराम से इस काला सागर के रास्ते व्यापार करने का प्रयास लगातार कर रहा है। अगर तुर्की में सत्ता परिवर्तन होता है, एर्दोगन जाते हैं और उनकी जगह किलिच दोरांगलू आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नाटो का जो पूर्वी की तरफ विस्तार है वो बढ़ने लगेगा और साथ ही साथ रसिया का जो व्यापार है काला सागर के रास्ते, उस पर भी नियंत्रण लगाने का प्रयास ये पश्चिमी देश करेंगे। और इसी कारण तुर्की का चुनाव रसिया, यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो चुनाव है ये भारत के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझते हैं कि भारत को लेकर के ये चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जिस समय हमारे यहां 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन चल रहा था, वास्तव में खिलाफत आंदोलन यहां जो तुर्की की सरकार थी, तुर्की का जो खलीफा था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हटा करके इसके तुर्की के बड़े हिस्से पर जो अधिकार किया था, उसी के कारण खिलाफत आंदोलन भारत में चलाया गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1922 में कमाल खां पाशा के नेतृत्व में यहां डेमोक्रेटिक सरकार बनी और तब से ही तुर्की के अंदर डेमोक्रेसी बनी हुई है। लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ क्या दोस्तों कि ये जो तुर्की था, ये आप देखेंगे पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था, ये वर्ल्ड वेस्टर्न कंट्री जिसे हम लोग पूंजीवाद या कैपिटलिज्म कहते हैं, और ईस्टर्न कंट्री जो रसिया और उसके सपोर्टर थे जिनको हम लोग सोशलिज्म कहते हैं या कम्युनिस्ट हम लोग बोलते हैं, इन दो भागों में बटा हुआ था। और तुर्की उस समय वेस्टर्न खेमे की तरफ चला गया, यानी अमेरिका के समर्थन में चला गया, क्योंकि भारत उस समय धर्मनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर के अपनी आवाज बुलंद किए हुए था और यही कारण था कि तुर्की और भारत के संबंध एक दूसरे से दूर होते गए। क्योंकि इस वेस्टर्न खेमे में पाकिस्तान भी था, तो तुर्की और पाकिस्तान ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। और दोस्तों हुआ ये कि तुर्की और पाकिस्तान के जब रिलेशन बहुत अच्छे हुए, तो इस रिलेशन के कारण लगातार ये जो तुर्की है ये यूएन में हमारे कश्मीर मुद्दे को उठाता रहा है। लगातार कई बार
तुर्की ने प्रयास किया है कि जो कश्मीर का हमारा मुद्दा है वो यूएन में उठाया जाए। दोस्तों वास्तव में इसके पीछे ये जो एर्दोगन साहब हैं, इनकी एक मंशा भी है। इनकी एक मंशा ये है कि ये तुर्की को जो मुस्लिम देश हैं उन मुस्लिम देश के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करें। और यही कारण है कि ये जो एर्दोगन साहब हैं ये लगातार लंबे समय से यूएन में कश्मीर का और फिलिस्तीन का मामला लगातार उठाते रहे हैं। आप देखेंगे फिलिस्तीन जो लड़ाके हैं उन लड़ाकों को भी ये जो आपके एर्दोगन साहब हैं ये लगातार मदद देते रहे हैं। तो परिणाम ये है दोस्तों कि ये जो चुनाव है ये भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा कि तुर्की में बहुत भयानक भूकंप आया था। लगभग 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप था और इस भूकंप में 50,000 लोगों से ज्यादा की जान गई थी। भारत ने भी तुर्की की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए अपनी सेना को तुर्की में भेजा था और कोशिश की थी कि तुर्की के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए जाएं। तो अगर यहां सत्ता परिवर्तन होता है और अगर सत्ता परिवर्तन के बाद यहां केमल किलिचदारोग्लू आते हैं तो ये तो तय है कि वो पश्चिमी देशों के समर्थक हैं और साथ ही साथ डेमोक्रेसी के भी समर्थक हैं। तो संभव है कि भारत के साथ इनके संबंध मजबूत हो जाएं। आर्थिक संबंध के साथ साथ राजनीतिक संबंध भी यहां मजबूत हो जाएं। लेकिन दोस्तों ऐसी स्थिति में रसिया के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये जो चुनाव है इस चुनाव में जो किलिचदारोग्लू साहब हैं उनको बढ़त मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो चुनाव है आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार और देख लेते हैं। तुर्की प्रेसिडेंट इलेक्शन 2023 तुर्की के आधुनिक इतिहास के सबसे निर्णायक चुनावों को लेकर 14 मई को वोटिंग हुई है। जैसा भी मैंने आपको बताया कि 14 मई को चुनाव हुआ है और इस चुनाव के नतीजे कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो 20 साल के बाद जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, मैंने आपको बताया 2018 से पहले यहाँ प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, लेकिन ये जो एर्दोगन साहब हैं इन्होंने यहाँ प्रधानमंत्री के पद को समाप्त किया है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कमाल किलिचदारोग्लू हैं और ये नाटो सदस्य जो हैं उनके पश्चिमी देशों के समर्थक हैं। इसका मतलब अगर ये बनते हैं प्रेसिडेंट तो ये तय है कि तुर्की पश्चिमी खेमे की तरफ जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो राष्ट्रपति एर्दोगन इस्लामीवादी सरकार है, मतलब ये इस्लाम को बहुत अधिक फॉलो भी करते हैं। तो ऐसा मैं आप लोगों को दोस्तों पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। इलेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है? तो मैंने आपको बताया तुर्की में तेल, गैस और ऊर्जा का अभाव है जिनकी आपूर्ति रूस करता है और काला सागर के साथ ये लंबी सीमा रेखा बनाता है। इसी के कारण रसिया और तुर्की के बीच में मजबूत पैक्ट बना हुआ है। एर्दोगन साहब की जगह अगर किलिचदारोग्लू आते हैं तो संभव है कि रसिया का ये जो संबंध है तुर्की के साथ ये थोड़ा गड़बड़ हो जाए और ऐसी स्थिति में रसिया को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा, या आपको ये समझ आया होगा कि चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।